नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स के लिए है। इकोनॉमिक्स में मैंने 40 क्वेश्चन एमसीक्यू से उठाए हैं और 40 के 40 पूछे हुए क्वेश्चन हैं और एसएससी एग्ज़ाम ऐसे ही कंडक्ट कराता है और हर साल का पूछा हुआ कुछ ना कुछ हो सकता है कि आज का ना हो, 5 साल 10 साल पहले का क्वेश्चन हो, वो रिपीट करते रहता है क्वेश्चन एसएससी। आखिर सही बात है कि वो क्वेश्चन लाएगा कहाँ से आखिर, तो वो रिपीट करते रहता है कि इतने सारे क्वेश्चन हो सकता है करंट का दे दे तो करंट का दे सकता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको वो बार बार रिपीट करते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन होता है कि वो बार बार रिपीट करते हैं। तो ऐसा समझिए कि मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ उन्हीं अच्छे क्वेश्चनों में से हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड इस वीडियो के एंड तक देखें। साथ में फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट बता दो बात, इकोनॉमिक्स से जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं एसएससी का, तो इसमें जो मेन मुद्दा है वो बता दो फ्रेंड कि आज का जो मेन मुद्दा है ये देखिए कि इसमें लगभग जो 3 जो टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना से मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है। और ये देखिए भारतीय कर व्यवस्था, टैक्स से रिलेटेड, कौन सा इनडायरेक्ट है कौन सा डायरेक्ट है टैक्स, उससे रिलेटेड मैंने वो भी ट्रिक डाल देखा है। और ये बच्चा आपका पिछले साल के एसएससी परीक्षा में पूछे गए सवाल, तो वो मैं करा रहा हूँ। यानी कि तीनों का तीनों टॉपिक इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो के रूप में मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है आपको कैसे मिलेगा अगर आपने नहीं देखा है तो इस जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देखने के अंत में जैसे जाइएगा तो ऐसे 4 बॉक्स खुलेंगे, ध्यान दीजिएगा 4 बॉक्स खुलेंगे, आप ऑटोमेटिक लगवाएंगे, ठीक है। 4 बॉक्स, एक ऊपर 2 नीचे, 2 नीचे 4 बॉक्स में मैं ये पंचवर्षीय योजना यहाँ पे के बारे में कब से कब का और इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं कोई वीडियो हो सकता है सजेस्ट करूँ जो भी हो, तो ये 3 वीडियो आप अगर बहुत इंपॉर्टेंट देख लें तो विश्वास कीजिए आपका बहुत हेल्प हो जाएगा एग्ज़ाम में और खुद पे आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फील होगा कि वाह मैंने इकोनॉमिक्स तो अच्छे खासे पढ़ लिया है, अब तो नहीं छूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है भारत में किस तरह की कर व्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ देखिए भारत में मिश्रित कर व्यवस्था है। फ्रेंड हम लोग सिर्फ अभी पढ़ते जाते हैं और लास्ट में अभी देखिए आंसर जो है रेड कलर में है और लास्ट में हम लोग रिविजन करने के रूप में जितना भी कलर है सबको एक कलर में कर देंगे, यानी कि सिर्फ ब्लैक में कर देंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे माइंड में कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो चेक करना जरूरी है, चेक कर लेंगे हम लोग। भारत में किस तरह की व्यवस्था है, तो मिश्रित व्यवस्था है। मिश्रित यानी सब कुछ मिक्स है, यानी कि प्राइवेट सरकारी सब मिक्स होकर चलता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो आईबीआरडी का। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आईबीआरडी का काम है, ठीक है। आईबीआरडी को ही विश्व बैंक कहा जाता है, याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आईबीआरडी ये विश्व बैंक और विश्व यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक यानी आईबीआरडी देता है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है, तो यहाँ देखिए महबूब उल हक। तो जैसे ही एचडीआई बात करेंगे महबूब उल हक, नाम कैसे याद आएगा, तो याद रखिए हक। आपका अगर हक है तो आप किसी से भी मांग सकते हैं और भोजपुरी में मांगेंगे तो कैसे, हमार बा दी हम रखे। समझिए बात को कि आप संपत्ति मांग रहे हैं, आपको संपत्ति मुझे मेरा हक है मुझे दीजिए, दी फॉर डी आई, हक है हक। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात निर्यात बंद। आयात निर्यात बंद यानी कि ना आयात होगा ना एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, उसको बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करती है, किसी भी देश का, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी देश का आर्थिक व्यवस्था किस पर निर्भर करती है, प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार के आकार पर, ये तीनों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक यानी देश के अंदर पहले से क्या मौजूद है उस पर निर्भर करता है। पूंजी निर्माण यानी कि अब कैसा है पूंजी निर्माण, कितना उसका आय है उसके अनुसार। बाजार का आकार, बाजार कैसे ग्रो कर रहा है, उच्च स्तर का है निम्न स्तर का है, इसके अनुसार भी, यानी तीनों मिला करके किसी भी देश का आर्थिक स्थिति ज्ञात किया जाता है, इसलिए लिखे तीनों। आगे है मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था,
मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी ने बनाया था। मानव, इसका नाम पड़ेगा यूएनडीपी। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक बनाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत, भारत का अगर कोई कमाई हो रही है तो उसका जो मेन सोर्स है वो सर्विस सेक्टर है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सर्विस सेक्टर। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय है क्या है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। उत्पादन लागत यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है देश के अंदर वो, और उसका निवल राष्ट्रीय उत्पाद कितना है, वो दोनों काउंट किया जाता है तो राष्ट्रीय आय पता चलता है। अब कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे 4 ऑप्शन देता है, देखिए। और उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद, तो यहाँ देशीय आप बिल्कुल नहीं दीजिएगा क्योंकि राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय होना चाहिए, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए, यानी कि एनएनपी, एक यहाँ से क्वेश्चन, एनएनपी जो है जीएनपी से काउंट किया जाता है। तो अगर जीएनपी से एनएनपी काउंट करना है तो आप क्या घटाते हैं उसमें से? तो जो कमी हुई है, घाटा हुई है, हास हुई है, उसको घटा देते हैं जीएनपी में से, तो आपको एनएनपी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आगे, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है उत्पादन कार्यों का योगफल। फ्रेंड ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 10-10 करके हम लोग रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से 10 जो है, 10 को मैं यहाँ तक यहाँ तक है, इसका मैं कलर सबका एक जैसा कर देता हूँ ताकि रिवीजन हो, ताकि पता चले कि कौन सा था, ठीक है। अब देखिए इसमें से कोई पता नहीं चलेगा कि किसका क्या आंसर था। भारत की किस तरह की व्यवस्था है? मिश्रित है, ठीक है फ्रेंड, आप भी याद रखिएगा, मेरे से पहले आप बोलें, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट किसने कौन प्रकाशन करता है? तो मैंने बताया था वर्ल्ड, IBRD होगा। मानव विकास सूचकांक SDI की किस अर्थशास्त्री का देन है? महबूब उल हक। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, आयात निर्यात बंद। किसी देश की राष्ट्रीय विकास आर्थिक विकास किस पर निर्भर करती है? तीनों पर, जी। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार, तीनों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? जी, UNDP ने बनाया था। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए। सेवा क्षेत्र, हाँ, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर से भारत की राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा आती है। राष्ट्रीय आय क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय मैंने बताया था कि उत्पादन लागत दोनों में है। तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या देशी उत्पाद, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए क्या घटाया जाता है? हास, ठीक है। लास्ट अभी तक का रिवीजन के लिए, किसी देश की राष्ट्रीय आय कैसे काउंट होती है? तो आपका बताएं। उत्पादन कार्यों का योगफल से। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अब आगे। 11 नंबर, भारत में से मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? भारत में मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो वो है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो जाने के कारण मुद्रास्फीति आन पड़ती है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुद्रास्फीति कब आती है? जब मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, स्फूर्ति हिंदी में हम लोग कभी यूज करते हैं कि फुर्ती में एकदम काम करो। फुर्ती में काम करो मतलब क्या? तेजी से काम करो। तो यहाँ देखिए, मुद्रा में जब तेजी आएगा तो मुद्रा में तेजी यानी कि स्फूर्ति आएगा ही, स्फीति। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किससे? तो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है। निम्न में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक चीज और बताते हैं फ्रेंड कि जहां भी मतलब कि ये केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, ये जहां भी आता है वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, याद रखिएगा। RBI का मुख्यालय कहाँ है? ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बात की थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका एक ट्रिक बताते हैं फ्रेंड कि जहां भी BI मिले, यानी कि SBI मतलब बैंक ऑफ इंडिया शब्द जुड़ा हुआ मिले,
आप तुरंत उसका जो है मुख्यालय मुंबई मारिएगा। जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जब भी आएगा मुंबई, देखिए इसका भी मुंबई ही है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। वैसे इसका एक टॉपिक तो बनता है, मैं इसका ट्रिक बनाऊंगा टॉपिक का, जितना भी बैंक है भारत में उन सबका मुख्यालय के लिए। भारत के कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना परसेंट जो है कृषि में लगा हुआ है? तो वो 54% कृषि में लगा हुआ है, 54%, 54, ठीक है। ऐसे एक कहावत कहा गया कि धन धन सिंह के बेटा चौवन सिंह नाम है, कठौती घाट में उतरल वाले मिलवा से मिला ना तो चल शीतल पर बरे जा। तो इसका मतलब कि जो भात बनता है वो बात कर रहे हैं, चौवन सिंह यानी कि चावल की बात कर रहे हैं। धन धन सिंह का बेटा धान के बेटा, धान से ही चावल निकलता है। मतलब कि कठौती घाट में यानी कि जो चावल बनता है तो उसमें से निकलता है जो पानी, वो उसको मार बोला जाता है, यानी कठौती में निकाला जाता है। कठौती घाट में उतरल वाले मिलवा तो मिल ला ना तो चल शीतलपुर बरे जा। तो कहीं ना कहीं एक कहावत से जोड़ने की कहावत याद करना, ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो वर्ड यूज किए गए 54 फुर चावल के लिए, याद रखिएगा। और चावल से आपको कृषि याद आ जाएगा। तो कृषि में जो लगा हुआ भाग जो है 54%। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देश जो है उसका गरीबी का मुख्य कारण जो है वो आय में असमानता है। कोई भी देश है अगर उसके अंदर अमीरी गरीबी ज़्यादा है तो वो आपका देश जो है बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा। जैसे हमारा देश जो है अल्प विकसित देश बन चुका है, पहले विकासशील देश था, अब विकासशील देश की श्रेणी से हटा दिया गया, अब अल्प विकसित देश बन चुका है हमारा भारत। तो आय में असमानता ज़्यादा है यहाँ पे, इस कारण से। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी? CSO की स्थापना 1951 में हुई थी, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951। तो एक एक करके सब कुछ काउंट करना है। वो सांख्यिकी संख्या है 51, 1 और 1, 1 1, याद रखिए, एक को ही 1 बोलते हैं। और संख्या कभी भी शुरू करते हैं तो बोलते हैं ना कि संख्या बाबू तुमको काउंट करना आता है? तो बोला हाँ आता है, तो सुनाओ। तो बोलेगा 1 2 3। अगर इंग्लिश मीडियम का होगा और हिंदी मीडियम का होगा तो क्या बोलेगा? 1 2 3 4। तो 1 और 1 दोनों बोल दीजिए तो 1 1। 1 1 में संख्या शुरू हुआ था, संख्या पर सांख्यिकी संगठन CSO। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये देखिए CSO के द्वारा क्या काउंट की जाती है? ये आय की गणना। तो मैंने जितना भी सांख्यिकी काउंट करना है ये सब सांख्यिकी संगठन का काम है। हवाला क्या है? हवाला जो है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। तो बोलते हैं हवाला। हवाला तो ऐसे ही वर्ड से ही पूरा पता चल जा रहा है कि जो विदेशी मुद्रा का विनिमय है उसका अवैध कारोबार अगर भारत में होता है, जैसे मान लीजिए भारत का करेंसी है, उसका मतलब कि दूसरे देश से भारत में जो है छप के आ रहा है नकली, उसका अवैध कारोबार जो है विदेशी मुद्रा विनिमय, इसी कहा जाता है विदेशी मुद्रा विनिमय अवैध कारोबार, उसको हवाला कहा जाता है। चलिए 20 हो गया, यानी कि अब की बारी है, ये जो 10 है इसको रिवीजन किया जाए। चलिए तो इन 10 को मैं क्या करूँगा, कलर लेस कर दूंगा ताकि पता ना चले कि इसका आंसर वही था। देखिए रेड में था तो पता चल जा रहा था, अब नहीं पता चलेगा क्योंकि मैं सबको काला कर दूंगा। कर दिया मैंने। अब बारी है खुद से टेस्ट का। तो मेरे से पहले आप जवाब देंगे तो बात बनेगी। मैं तो सुन नहीं सकता, लेकिन हाँ आपको फीलिंग जरूर कर सकते हैं कि आप जवाब दे रहे हैं। भारत में से मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? बताइए, भारत में से मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि कारण। मैं बताया था ना कि स्फूर्ति से बहुत तेज हो जाता है, इसके कारण से। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किससे? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति कैसे मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक सब RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का मुख्यालय कहाँ है? मैंने बताया था कि बैंक ऑफ इंडिया जिस बैंक में नाम लगा होगा वो मुंबई मारिएगा, सीधे मुंबई। ये देखिए मुंबई, इसका भी। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में? कृषि फॉर चावल, चावल फॉर चौवन सिंह। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता, क्योंकि असमानता है तभी तो गरीबी है भाई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी?
तो सांख्यिकी संख्या एक बोलिए या फिर 1 बोलिए, तो 51। निम्न में से राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित किसके द्वारा की जाती है? तो ये सांख्यिकी संगठन, जहाँ भी आय की गणना लेखन काम होगा सब सांख्यिकी संगठन। हवाला क्या है? तो हवाला जो है, मैंने बताया था कि हवाला जो है दूसरे देश से हमारे देश में या फिर किसी अन्य कंट्री में जो अवैध कारोबार होता है उसको हवाला कहा जाता है। अभी मुद्रा विनिमय का। तो अब बारी है 21 से, आगे बढ़ते हम लोग। भले ही थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन आपके बहुत काम की है फ्रेंड, और इकोनॉमिक्स से मैं रोज तो नहीं लेकिन 1-2 दिन बीच करके वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति है के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था के साथ वैसी स्थिति, अब अर्थव्यवस्था है उसके साथ कैसा सिचुएशन, तो जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी हो जाती है। जैसे मुद्रास्फीति मैंने बताया था कि मुद्रा बहुत ज़्यादा पूर्ति हो जाती है तो और मंदी भी हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? तो स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन याद रखेंगे। ऐसा सिचुएशन, अर्थव्यवस्था की ऐसी सिचुएशन जिसमें जो मुद्रास्फीति के कारण मंदी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुद्रा अगर पूर्ति हो जाए, जैसे कि हमारे देश में इतना ज़्यादा करेंसी छप जाए, इतना ज़्यादा करेंसी छप जाए और मंदी आ जाए, तो ऐसे स्थिति को क्या होते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति की बाजार की वस्तुएं, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती है? महंगी हो जाती है। और हमारे देश में महंगी भी हुई थी ना, जब तक मतलब कि मॉनेटाइजेशन नहीं हुआ था तब तक ये जो है मुद्रास्फीति की जो है हमारे देश में सब चीज़ महंगी होती जा रही थी। यही बोल रहा है कि महंगी हो जाती है मुद्रास्फीति से। जब बाजार में बहुत ज़्यादा मतलब कि मुद्रा की पूर्ति हो जाएगी तो महंगी हो जाएंगी सभी। मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? तो मुद्रास्फीति से लाभान्वित जो होता है ऋणी होता है। अगर कर्जा लिया है, बहुत ज़्यादा करेंसी मतलब कि आ जाएगा देश में, बहुत ज़्यादा मुद्रा आ जाएगा, तो ऋणी जो कर्ज लिया है उसका मतलब कि टेंशन कम हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति से ऋणी को बहुत फायदा होने वाला है। और समझिए ना कि जो कर्जा लिया है, अब देश में पैसा कम नहीं रहेगा तो कर्जदार को क्या नहीं होगा, उसको फायदा हो जाता है। तो ऋणी को, इना के ऋणदाता, ऋणी। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जाता है? तो देखिए इनमें से कोई नहीं है, ना बजट से नहीं, न ही प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि से, न सरकारी व्यय में कटौती से। बस इस मुद्रास्फीति को रोकने के लिए फिर से उसको मुद्रा प्रचलन में लाना पड़ेगा, फिर से मतलब कि समझ रहे हैं ना, मुद्रीकरण करना पड़ेगा, उसी से किया जाता है, बाकी इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है, बैंकों का बैंक, सबसे बड़ा बैंक, केंद्रीय बैंक, सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए बैंकों बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? आरबीआई का लेखा वर्ष जो है जुलाई से जून तक का होता है। जुलाई से जून तक का याद रखेंगे, जुलाई से लेकर के फिर जून आएगा तब। अब ऐसा रहता है जून से जुलाई तो एक ही महीना रहता ना, लेकिन जुलाई से जून का रहा है, यानी कि जुलाई से चल करके अगला साल का जून तक का ये जो लेखा वर्ष होता है वो आरबीआई का होता है, ये 1 साल का। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में है, देवास में, ठीक है। देवास देखिए नाम ही है देवास। पैसा कहाँ छपेगा? देवास में। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो कमर्शियल बैंक, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक, याद रखेंगे, सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक। भारतीय लघु उद्योग यानी सिडबी, इसका मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। यहाँ पे एक जो है अपवाद टाइप आ गया है। यहाँ पे बीआई मैंने बताया था कि जब भी बैंक ऑफ इंडिया आया तो आपको मुंबई मारना है, लेकिन यहाँ पे सिडबी जो है ये थोड़ा सा गजब हो गया, मतलब अपवाद कह सकते हैं कि 1-2 अपवाद आ जाता है। तो ये सिडबी जो है उसका लखनऊ में है। अच्छा, यहाँ पे सीड एक वर्ड है, सीड का मतलब होता है क्या? बीज, ठीक है। तो लखनऊ याद रखेंगे, लखनऊ। खनऊ, जमीन में खौन के बीज क्या करते हैं उसमें डाला जाता है ताकि उसमें से पौधा निकले। तो खन के उसमें सीड डालते हैं तो उससे पौधा निकलता है। सीड फॉर सिडबी, खन फॉर खनऊ, लखनऊ। 30 हो गया।
चलिए अब फिर से इनका बारी है, थोड़ा देखे कि याद आता है कि भूल जाते हैं। ये हो गया 21, इनको कलरलेस कर दें, सब कलर एक जैसा हो गया। अब बारी है रिवीजन की। तो अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति से मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? याद आ रहा है आपको? स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन देखिएगा, पक्का याद आएगा। मुद्रास्फीति की बाजार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं? मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, सस्ती नहीं महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति भारत देश के लिए अच्छा नहीं होता, कहीं से भी याद रखिएगा, कभी भी अच्छा नहीं है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? तो ऋणी होता है, कर्ज जो कर्जदार है। आगे है मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इनमें से कुछ भी नहीं, क्योंकि मुद्रास्फीति रोकना है तो मुद्रीकरण करना पड़ेगा, इसलिए इसका कोई उपाय नहीं है इसमें से ऐसा। भारत का सबसे बड़ा बैंक, बैंकों का बैंक, ये देखिए दोनों का दोनों आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की लेखा वर्ष मैंने बताया था जुलाई से जून, ठीक है, जुलाई से जून, जूजू आरबीआई। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो देवास में है, याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक कमर्शियल बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और तीसरा नंबर, इसके बाद 10 क्वेश्चन और रह जाएंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सीड यानी कि बीज को कहाँ बोना है? खनऊ, लखनऊ में। चलिए अगला बारी। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? तो 64 गो क्षेत्रीय बैंक, यानी कि जो ग्रामीण बैंक है वो 64 है, 64, ठीक है, 64। जितना भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है कितना है? 64, याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संख्या है, वो है यूटीआई, याद रखेंगे। यूटीआई, उट्टी, इसको उट्टी कह सकते हैं, सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल। तो म्यूचुअल का म्यूचुअल फंड और उट्टी। आगे, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संख्या है कौन सी? सेबी। स्टॉक एक्सचेंज का काम कौन करता है? सेबी, SEBI। स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संख्या जो है सेबी है। अगला है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो ये कागजी नोट जो मुद्रा है वो आरबीआई करता है, बाकी जो सिक्का होता है वो वित्त मंत्रालय से होता है, तो वित्त आयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कागजी मुद्रा वो सब। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। आरबीआई का बहुत सारा इसमें क्वेश्चन मिला हम लोगों को फ्रेंड। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में, 49 में, 49। तो ऐसे कह सकते हैं कि आरबीआई जो है सबसे ऊंचा बैंक है, बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का महाराजा है, ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, इसलिए 49 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? ये देखिए, ये नेशनल बैंक नहीं है। फेडरल बैंक जो है, फेडरल डरल रहता है हमेशा, याद रखिएगा, हमेशा डरा हुआ रहता है, इसलिए तो अभी तक राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ इसका। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। LIC का स्थापना 1956 में हुआ था, याद रखेंगे। जो LIC है उसका 56। तो देखिए LIC, लिखना और छापना दोनों में अंतर बस इतना ही है कि लिखना हाथ से लिखना और छापना पर मशीन से छापना। तो लेकिन काम तो दोनों का यहाँ पे उगाई ही होता है, तो छपाई ही होता है। तो छपाई और लिखना, लिख, LIC, लिख, छाप, 56। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो IRDA। बीमा क्षेत्र का नियमन जो होता है वो कौन सी संस्था करती है? IRDA। तो IRDA को इरादा कर दीजिए, तो बीमा क्षेत्र का इरादा जो है वो IRDA करता है, बीमा क्षेत्र का नियमन। बीमा क्षेत्र। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था। बार देखिए, बार 82 और नाबार्ड, तो बार से 82 याद रखेंगे, 82।
निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? बैंकिंग संगठन नहीं है वो कौन है? सेबी। ठीक है, बाकी आईसीआईसीआई नाम सुने होंगे, आईडीबीआई नाम सुने होंगे, एचडीएफसी नाम सुने होंगे, लेकिन सेबी जो है वो बैंकिंग संगठन में नहीं आता है। ओके, तो अब बारी है जो लास्ट 10 है इनको कर लिया जाए, और इसके बाद आपके कमेंट में लाइक का हम इंतजार करेंगे कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो और वीडियो लाएंगे, ऐसा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को गलती समझ के छोड़ देंगे, गलती से रिकॉर्ड हो गया था। चलिए इसका कलर चेंज कर लिया जाए। भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सीड यानी कि बीज को बोना है खन के यानी कि लखनऊ। देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? तो 64 गो। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कौन सी है? उट्टी म्यूचुअल। उट्टी कहाँ से आती है? मुंह से ही आती है। थोड़ा सी अजीब सी बात हो गई, मैं बात नहीं बोलना चाह रहा था, ऐसे आइडिया तो आया था ट्रिक, आपको खैर छोड़िए, थोड़ी सी अलग सी बात हो गई। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संख्या सेबी है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन सेबी करता है। भारत में कागजी नोट मुद्रा का जारी करने और का पूर्ण अधिकार किसके पास है? कागजी नोट कौन करता है? रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो सबसे ऊंचा बैंक इसलिए 49 में। भारतीय बैंकों में सबसे कौन सा एक राष्ट्रीय बैंक नहीं है? तो फेडरल। डरल रहता है इसलिए बेचारा अभी तक राष्ट्रीयकृत नहीं हुआ है। लिखना छापना ये हो गया 56। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? ये आपका हो जाएगा इरादा नियमन करने का। नियमन करने का इरादा, नियमन करना मतलब क्या? अच्छा करना। भोजपुरी में नियमन करना एगो भोजपुरी वर्ड है। अरे तू काहे घबराता रहा, हम नियमन कर दे, इकोनॉमिक्स तारा कौन खराब ना रही, बहुत अच्छा हो जाए। तो नियमन करना ये इरादा, मेरा एक इरादा है, मैं अच्छा करके रहूंगा इकोनॉमिक्स आप लोगों का, तो नियमन करना। नियमन बीमा क्षेत्र का। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो 12/4/1982। निम्नलिखित में से कौन सी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? तो सेबी। और इसी के साथ आज का 40 जो ऑप्शनल है वो एंडिंग होता है। तो फ्रेंड आपका इंतजार रहेगा लाइक का और साथ में कमेंट का कि आप सब क्या रिएक्शन देते हैं। इसके साथ ही हम इस इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आगे बढ़ेंगे।